हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कंप्यूटर की क्लास में आज का पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमारे 4 पार्ट होंगे जो मैं आपको वन बाय वन कराऊंगा। इसमें पहला रहेगा आपका फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, दूसरा रहेगा हिस्ट्री, कैसे कैसे कंप्यूटर में जनरेशन्स जो आई, हिस्ट्री में जो जनरेशन आई उनके बारे में बताऊंगा, और फिर क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जैसा कि इधर लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स। देखो, कंप्यूटर में हार्डवेयर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इन दोनों से ही मिलकर जो है कंप्यूटर अपनी वर्किंग करता है। तो हार्डवेयर क्या है? ऐसे डिवाइसेस जिनको हम फील और टच कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक मार्कर है, मार्कर भी क्या है? एक आपका हार्डवेयर है। आपने इसको पकड़ा हुआ है, यानी आपको एक फील आ रही है कि आपने कोई चीज़ हाथ में ली हुई है। ठीक है, और हम इसे देख भी सकते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे हमारे हार्डवेयर हैं जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट इसमें आएगा सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर में मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं इसमें आपके माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर, प्रिंटर, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो सारे क्या हैं? आपके हार्डवेयर हैं। तो सेकंड इसमें आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जैसा कि इधर लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर आपका क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब हमें कंप्यूटर से जो भी काम कराना है, मान लो किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो वो एप्लीकेशन जो रन कर रही है कंप्यूटर के ऊपर, वो कंप्यूटर को समझ में भी आनी चाहिए। तो हम जो कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग जो करते हैं एक प्रोग्राम्स के रूप में करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जब एक प्रोग्राम, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, जब सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं तो इनको मिलाकर एक क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। तो वही सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हमारे हार्डवेयर के ऊपर रन होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपके क्या हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे आपका MS ऑफिस के अंदर वर्ड, MS वर्ड, वो क्या है? आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप टाइपिंग करते हैं। ऐसे ही MS एक्सेल है, ये दोनों आपके सिलेबस में भी हैं। तो वर्ड और एक्सेल ये क्या है? अपने आप में एक प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो है हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स से मिलकर बने हैं, और इनको कंबाइंड करके जो हमारा एक MS ऑफिस का पूरा एप्लीकेशन बना है उसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डाटा। डाटा क्या है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट का मतलब एक ऐसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलने के बाद ये नहीं कह सकते कि हाँ ये एक्चुअल में यही है। जैसे मैंने बोला 1, या मैंने बोला राम। ठीक है, तो राम क्या है? अपने आप में राम एक नाम है। राम कोई भी हो सकता है। राम इज ए बॉय, राम इज ए पर्सन, पर्सन इन द सेंस राम इज बॉय से बड़ा, पर्सन एक जैसे कोई भी आपका हो सकता है। तो 1 जो है, जैसे 1 बोला मैंने, 1 क्या हो सकता है? 1 एक क्या हो सकता है? 1 पेन भी हो सकता है। 1 आपका क्या है? 1 आपकी आइसक्रीम भी हो सकती है। 1 आपका क्या है? 1 आपकी एक कार भी हो सकती है, या बोलने में वो आई हैव 1 कार, आई हैव मैनी कार्स। तो 1 क्या है? 1 इनकम्प्लीट है, लेकिन जैसे ही मैंने कार लगा दिया तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये क्या आ गई है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई हैव 1 कार, तो मैंने बताया कि मेरे पास एक कार है, लेकिन आई हैव 1, क्या 1? तो वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक इनकम्प्लीट डाटा जो, इनकम्प्लीट रॉ फैक्ट्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है? डाटा। ठीक है, अब डाटा जो है प्रोसेस जब होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। जैसे व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। जैसे
मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 + 3 = 5। देखो यहाँ पर 2 से भी कोई सेंस नहीं निकल के आ रही थी, 3 से भी नहीं निकल के आ रही थी। जब जैसे ही इसमें प्लस का साइन आया तो हमें पता लगा कि हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो क्या है, 5। तो ये 5 क्या है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। 5 क्या है, इंफॉर्मेशन। आपने बोला किसी को 2 + 3 कितना होता है, तो वो बोलेगा 5। तो 5 जो है हमारे वहाँ से क्या है, एक इंफॉर्मेशन निकल के आई है जो किसी चीज़ से प्रोसेस होने के बाद उससे डिराइव हुई है। तो आगे आपका पार्ट आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट इज़ ए कमांड गिवन टू कंप्यूटर इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, जो भी यूज़र कंप्यूटर को अपना इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भी उससे आपको काम कराना है, उसके लिए क्या है, एक जस्ट उसको पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो इंफॉर्मेशन जो है किसकी फॉर्म में होगी, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। तो वो उसके ऊपर वर्क करेगा और फिर हमको डिजायर्ड आउटपुट देगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने ऊपर बोला है कि सॉफ्टवेयर क्या है, देखो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम आपस में रिलेट, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कई बार पेपर में पूछ लेता है डिफाइन सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन में दे देगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स। इस तरह से 4 ऑप्शन बना के दे देगा। लेकिन आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम से बड़ा होता है। सॉफ्टवेयर जो है एक पूरा एप्लीकेशन है और प्रोग्राम उसका एक पार्ट है। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या बन गया आपका, सॉफ्टवेयर। और अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम आपका क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने बोला S के अंदर A + B कर दो, ठीक है, तो S के अंदर A + B कर दो। मान लो A की वैल्यू 1 दी हुई है, B की वैल्यू 2 है, तो S के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम है कि हमने S एक वैल्यू, एक वेरिएबल लिया, उसमें 2 वैल्यूज डाली 1 और 2, तो उसका सम कितना दिखा दिया उसने, 3। अब देखो इसमें छोटी सी चीज़ें हैं, दो A और B, ये दोनों आपके क्या हैं, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, इनकी वैल्यू जो भी हम डालेगा यूज़र, मान लो यहाँ 1 की जगह 5 डाल दिया, B की जगह 2 डाल दिया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1 2 है तो रिजल्ट क्या आया, 3। तो ये आपके A और B क्या है, वेरिएबल। यूज़र जो भी इनपुट डालेगा वैसा ही आउटपुट उसे मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमने 1 और 2 डाला तो आउटपुट क्या मिला, 3। तो 3 क्या है हमारा, प्रोसेस्ड होने के बाद डाटा मिला। और अनप्रोसेस्ड फॉर्म में जो हमारा डाटा है वो क्या है, 1 और 2। 1 और 2 क्या बोल सकते हैं हम इसको, डाटा। 1 और 2 आपका क्या है, डाटा, और 3 क्या है आपकी इंफॉर्मेशन। 3 क्या है आपकी इंफॉर्मेशन, जो S में आपकी हमें आउटपुट के रूप में मिली है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, जो कहीं ना कहीं आने वाली वीडियोस में आपकी यूज़ होती रहेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंक्शनिंग कैसे होती है, तो आप देखिए, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इसका पार्ट, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में क्या है, पहला इनपुट। देखो कोई भी यूज़र है, उसको अपना काम कराना है सिस्टम से, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इनपुट देना पड़ेगा। तो इसमें इनपुट के लिए मान लो ये आपका क्या है, यूज़र। ठीक है, ये इसने क्या दिया सिस्टम को, इनपुट। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। यहाँ पर डाटा क्या होगा, प्रोसेस। क्या होगा इधर, प्रोसेस। नीचे की तरफ बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो ये क्या है, यूज़र। यहाँ पर इसने क्या किया,
इनपुट के लिए कुछ दिया, उसके बाद यहाँ पर उसका क्या हुआ, प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद क्या निकला, उसका आउटपुट। और आउटपुट कैसा आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस में किसकी फंक्शनिंग होगी, आपकी सीपीयू। ठीक है, इनपुट यूजर ने दिया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और आउटपुट हमारा यूजर को उन्होंने वापस कर दिया। तो इसमें क्या है, देखो इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड, यहाँ से यूजर ने जो डाटा इसको दिया तो ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। इस डाटा के ऊपर जो इन्होंने बोला कि हमें मान लो इसका एडिशन चाहिए, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर जैसे मान लो आपने दिए 5 + 2, ठीक है, 5 और 2, तो इसको बोला कि हमें इसका एडिशन चाहिए, तो इसने इनको क्या किया, ऐड करके, और इसका आउटपुट क्या दिया, 7। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोसेस पार्ट है। तो प्रोसेस में क्या होता है आपका, इसमें 3 पार्ट होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसके जो CPU है इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ALU के अंदर आपकी जो है फुल फॉर्म आती है कई बार, तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या होगी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, जितने भी आपके कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करना, ये सारे काम कौन सी यूनिट करेगी, आपकी CPU की ALU। ALU आपका कैलकुलेशन का काम करेगी। सेकंड आपकी आती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है आपका पूरे इस CPU की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करेगी, ताकि यूज़र का जो इंफॉर्मेशन है, जो उसका डिज़ायर्ड आउटपुट जो उसे मिलना है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट इस पूरे पार्ट को मैनेज करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के बाद आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का काम क्या है, उस डाटा को स्टोर करके रखना। जब तक यूज़र को उसको दिया ना जाए तब तक उसको क्या है, अपने पास स्टोर करके रखना। मान लो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन हुई, अब बीच में उसको कोई दूसरी कैलकुलेशन आ गई, तो वो उसका एडिशन करके मान लो पहले वाली में ऐड करना चाहता है, तो तब तक जो है मेमोरी यूनिट क्या है, उसको अपने पास रखेगी, ताकि उसमें किसी भी तरह के चेंजेस ना हो। तो ये सारे जो 3 पार्ट हैं, ये आपके किसके अंदर आएंगे, CPU के इंटर प्रोसेस में आएंगे। CPU का जो इंटर प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन रहती है, उसके अंदर ये 3 पार्ट आपके आएंगे, और ये तीनों पार्ट जब अपना काम कर लेंगे तो यूज़र को उसका आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो प्रोसेस हो गया। आउटपुट में जो यूज़र को डिज़ायर्ड आउटपुट देना है वो इसमें आ जाएगा। इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। जो यहाँ पर डाटा प्रोसेस हो गया, जो यहाँ पर उसने कंप्लीट कर दिया डाटा को, जो यूज़र ने एंटर किया था उसके अकॉर्डिंग, तो उसने जो आउटपुट दे दिया वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट यूज़र को मिल जाएगा। इसमें फिर आगे आता है स्टोरेज। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम सेपरेटली। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम सेपरेटली का मतलब क्या है, मान लो बच्चों जैसे आपने वर्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप की, आप टाइप करने के बाद आप चाहते हो मैं फ्यूचर में भी इस जो मेरा कंटेंट है इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हो, फाइल में मेन्यू में जाके उसको सेव कर लेते हो किसी भी नाम से उस फाइल को। तो सेव करने का मतलब क्या है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या है, स्टोर हो गया है। और यहाँ पर टेम्परेरी स्टोर कैसे होता है, जैसे मान लो आपने 5 + 2 को दिया, तो उसने पहले 5 को लिया, फिर उसने देखा एक नेक्स्ट डाटा हो रहा है 2, फिर उसने देखा इसको प्लस साइन है, मतलब कि इसको ऐड करना है, तो पहले उसने ये स्टोर किया, फिर उसने ये स्टोर किया, फिर उसने देखा कि प्लस अब इनको एडिशन करना है। तो ये इन द मेन टाइम ये दोनों कहीं ना कहीं स्टोर रहे होंगे सिस्टम के अंदर, तो वो सारा काम किसका होता है, आपका स्टोरेज यूनिट का काम होता है। ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट क्या करते हैं, इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम सेपरेटली। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।
सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट इसमें, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे कैसे कैसे हमारा कंप्यूटर में इवोल्यूशन हुआ। स्टार्टिंग में जो हमारे कंप्यूटर में जो बने वो कैसे थे, कैसे उनका डिज़ाइन था, वो मैकेनिकल फॉर्म में थे या इलेक्ट्रिकल थे। आप सभी को पता है कि इन्वेंशन जो है कंप्यूटर की वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, और उसमें जो पहला हमारा डिवाइस आया था वो आया था एबाकस। आप सभी को पता है एबाकस जो है चाइना में 16th सेंचुरी में पहली बार ये बना था, और ये पहला ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो हमारा सिर्फ कैलकुलेशन करता था प्लस और माइनस की, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम हमारा एबाकस डिवाइस करता था। ये कम्प्लीटली क्या था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसमें किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता था। कहने का मतलब है आज के जो हमारी जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी नींव कहीं ना कहीं हमारे 16th सेंचुरी में जैसे अबाकस आया वहाँ से उसका स्टार्टिंग हमें माना जाता है। कहने का मतलब एक वहाँ से उसका ये हुआ कि कोई ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो हमारे काम को आसान कर सके, जो हमारे कैलकुलेशन के वर्क को आसान कर सके। क्योंकि स्टार्टिंग में जब एबाकस बना था तो उसका काम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, और कैलकुलेशन में भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 16th सेंचुरी में आया। फिर इसके आने के बाद हमारा दूसरा डिवाइस आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन आपको पता है चार्ल्स बेबेज ने इसके इन्वेंटर हैं, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एनालिटिकल इंजन था ये हमारा कैसा इंजन था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। एग्जाम में फिक्स टर्म होती हैं, जैसे आपका अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन फिक्स टर्म पे उठाएगा, पूछ लेगा आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन में इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, एबाकस, मार्क I, एनियक, एनालिटिकल इंजन। तो आपको पता होना चाहिए पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारा कौन सा था, एनालिटिकल इंजन, जिसको डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने, और वही हमारे क्या थे, फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एनालिटिकल इंजन था इसमें बेसिक अर्थमेटिक के ऑपरेशंस आ गए थे। यहाँ सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, इसमें अर्थमेटिक के सभी ऑपरेशंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस इसके अंदर आ गए थे। कौन से इंजन के अंदर, आपके एनालिटिकल इंजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका है मार्क I। मार्क I क्या है, मार्क I के इन्वेंटर हैं हॉवर्ड एकन। मार्क I के इन्वेंटर कौन है, हॉवर्ड एकन। ये यूएसए में डिज़ाइन हुआ था पहली बार। ठीक है, तो मार्क I में क्या है आपका, डाटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली। इसमें जो हम डाटा डाल सकते थे वो मैनुअली इंसर्ट करके डालते थे। उसमें पिन्स वगैरह होती थी, उनको ऊपर नीचे करके हम उसमें डाटा की एंट्री करते थे। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, कीज़ को प्रेस किया और वो की क्या होती है आपके सिस्टम के साथ, कीबोर्ड के साथ अटैच होती है, तो कीबोर्ड से आपके सिग्नल पास होके किसमें, सिस्टम यूनिट में चले जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें क्या होता था, मैनुअली आपको डाटा को एंटर करना पड़ता था। पिन्स वगैरह होती थी, पिन को ऊपर नीचे करने से आपका डाटा जो है इंसर्ट होता था। ठीक है, और फिर वहीं पर ऑपरेशंस होते थे। तो इसमें क्या था, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ होता था। मैग्नेटिक ड्रम, जैसे आपकी आजकल मैग्नेटिक आपकी ये है सीडी हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप्स बोलते हैं या मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क आपकी हार्ड डिस्क को बोलते हैं मेनली। मैग्नेटिक टेप्स में आपकी आती हैं जो रिकॉर्डिंग वाली कैसेट्स आपकी पहले होती थी, जो आपके स्टीरियो के अंदर चलती थी, तो वो आपकी क्या थी, मैग्नेटिक टेप्स थी। तो वहीं से मैग्नेटिक टेप से पहले आपके क्या होते थे, मैग्नेटिक ड्रम। तो मैग्नेटिक ड्रम आपको यूज़ करते थे डाटा को स्टोर करने में। जैसे आपका कैसेट के अंदर आपका सॉन्ग्स क्या करते थे, उसके ऊपर प्ले करके उसको रिकॉर्ड करते थे, ऐसे ही पहले मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे जिसमें आपका वो रोटेट करता था और वहाँ पर आपके डाटा जो है एंटर जो किया है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता था। ठीक है, तो इसके बाद जब आया मार्क I के बाद कौन सा आया, एनियक। लेकिन मार्क I में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थी उसका कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, उसमें एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का बताओ कोई। तो मार्क I आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद बढ़ाएंगे, वहाँ पर उसमें भी आपका एग्जाम्पल आएगा, तो वहाँ इसको देखेंगे। ठीक है, एनियक। एनियक क्या है,
सबसे पहले ENIAC के बारे में क्वेश्चन जो उठता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन आता है। ENIAC की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। थोड़ा सा स्पेस की इधर कमी थी तो मैंने इसके साथ में ही लिख दिया है। ये आपकी क्या है, ENIAC की फुल फॉर्म है। तो ENIAC जो कंप्यूटर आया वो आया आपका 1950 में, ठीक है। इसके इन्वेंटर को याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसलिए इन्वेंटर नहीं लिखा, इसका ईयर आपको लिखा है 1950s के अंदर। ये भी USA में पहली बार बना था। तो इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म जो है हमेशा याद रखनी है। और ये कैसा डिवाइस था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये कैसा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वो डिजिटल से आप क्या समझते हैं, डिजिटल मतलब जब कंप्यूटर अपने अंदर जो डाटा लेगा वो किसकी फॉर्म में लेगा, सिग्नल्स की फॉर्म में। और सिग्नल कैसे होंगे कंप्यूटर में, डिजिटल वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब वो किस पे काम करेगा, 1 और 0। और 1 और 0 आपकी क्या है, बाइनरी डिजिट्स। कैसी डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ से कंप्यूटर ने जो अपना डाटा लेना किसकी फॉर्म में शुरू किया, डिजिटल फॉर्म में डाटा लेना शुरू किया। और 1 और 0 जो बाइनरी डिजिट्स हैं वही हमारा डाटा कैलकुलेट करने में काम करती है। हमारे सिस्टम में आज भी जो हम डाटा की एंट्री करते हैं तो सिस्टम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिजिटल कंप्यूटर कब आया, 1950 में। और ये इसका नाम क्या था, ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1950 में आने के बाद उससे नेक्स्ट ईयर में आपका आ गया UNIVAC, ठीक है। UNIVAC आया 1951 में, ये आया 1950 में। तो ये थोड़े से टाइम बाद ही रिप्लेस कर दिया किसने, UNIVAC ने। तो UNIVAC जब आया तो उसमें क्या था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो ये था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये बना ही था, इतना यूज में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर 1951 में ये बना UNIVAC, तो इसने क्या कर दिया, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरल पर्पस मतलब ये मतलब कई फील्ड्स में यूज़ होने लगा। UNIVAC जो है, जैसे वहाँ की US आर्मी की मिलिट्री, ये US की मिलिट्री थी, वहाँ पर इसका यूज़ किया गया UNIVAC का। तो ये क्या हुआ, उनके जनरल पर्पस में यूज़ हुआ। तो इसलिए टर्म सेम एज इट इज़ आपकी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ऑप्शन में दे देता है UNIVAC, ENIAC, Mark 1, ठीक है, या आपका टैबुलेटिंग मशीन। तो आपको ये टर्म जो हैं इनकी याद रखनी है। जैसे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो जनरल मतलब जनरली हम यूज़ करते हैं, जैसे आजकल क्या है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन है, जनरली हर कोई यूज़ करता है। तो जनरल मतलब इन द सेंस आजकल आम हो गया इसका यूज़ होना, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पे जनरल फॉर्म में मतलब कि वहाँ की डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी US की, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे आप उनकी वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ शुरू हो गया था। ये इतना यूज़ में नहीं आया था, लेकिन फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर अगर बात करते हैं तो आपका नाम आएगा ENIAC का। लेकिन अगर जो वहीं जनरल पर्पस की बात करते हैं तो किसका नाम आ जाएगा, UNIVAC का। इन दोनों को आपको अच्छे से टर्म को समझना होगा। ENIAC और UNIVAC कई बार कंफ्यूज कर देती है एग्जाम में जब आती है। तो बेसिक इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से आपकी डिफ्रेंशिएट होती है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें। इसके बाद है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन्स इनसे पहले आया था ENIAC से, UNIVAC से। और ये किसने डिज़ाइन किया था, इसके इन्वेंटर कौन थे, हरमन होलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। और ये कैसी थी, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। देखो यहाँ पर ये जो एनालिटिकल इंजन था ये कैसा था, मैकेनिकल, ये भी कैसा था, मैकेनिकल था।
और एबाकस जो था ये भी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। लेकिन जो टैबुलेटिंग मशीन आई वो कैसी थी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस उसका मैकेनिकल वर्क दोनों से मिलकर वो बनी थी। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो है उसका नाम जो दिया गया टैबुलेटिंग मशीन, और जो किसने दी थी? हार्मन होलरी थी। तो देखो आपकी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी उठा सकता है, मिलती जुलती टर्म्स हैं लेकिन टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है और डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको अपना आंसर मार्क कर देना है, ठीक है। तो मेन जो इन्वेंशंस कुछ थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। बाकी जो कुछ इसमें रहती हैं वो हम करेंगे आपके एमसीक्यू के साथ, ठीक है। अब आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, इसमें जो करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जैसा आपको पता है कि आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपकी 5 जनरेशन है टोटल कंप्यूटर की। कितनी जनरेशन है? 5। तो 1 बाय 1 हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जैसा कि मैंने देखो आपने यहाँ पर लिखा है 1940 से 56, ठीक है। तो 1940 से 56 यानी आज से मोर देन 70 ईयर्स बिफोर वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो 70 to 80 ईयर्स बिफोर आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि अब यहाँ पर जितना भी काम था वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होने लग गया था। आपने देखा होगा पहले जो मैंने कराए जैसे कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, एबाकस था, कई डिवाइस आपके मैकेनिकल थे, कई इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, ठीक है। फिर डिजिटल आया। तो यहाँ से जो जनरेशन है वो हमारी स्टार्ट हो गई कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आए उसमें क्या था, एक तो उनका साइज़ जो है बहुत बड़ा था, एक रूम साइज़ जितने बड़े वो आपके सिस्टम थे। और उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्या थी कि वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। किसका यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? आपकी ऐसी ट्यूब्स, बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं जिसमें से आपको एयर को निकाल के और उसके अंदर आपकी सिग्नल्स को जनरेट किया जाता था। आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उसके अंदर जनरेट किया जाता था। एक कंप्यूटर के अंदर हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स होती थी आपकी। अब एक रूम साइज इतना बड़ा आपका कंप्यूटर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी फंक्शनिंग अगर वैक्यूम ट्यूब से होगी तो कितनी वैक्यूम ट्यूब्स उसमें होंगी। तो अगर वैक्यूम ट्यूब्स हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हीट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर आए थे यहाँ पर ना तो आपको कुछ ऐसा यूनिट आपको देखने को मिलती थी जिसमें आप देख सको कि मेरा रिजल्ट क्या है। सब कुछ जो है यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्प्ले नहीं होता था, सब काम वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से होता था आपका, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ। दूसरा इसके अंदर ये जो है हीट इसमें ज़्यादा होती थी इन कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसमें लिखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपकी क्या आया? ट्रांजिस्टर। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली यहीं से बनता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज़ होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन जब आई वो कब आई? 1956 से 63। अब जैसे ये जनरेशन आउट होगी, सेकंड जनरेशन आई तो इसमें कुछ एडवांसमेंट हुआ। तो एडवांसमेंट किस चीज़ में हुआ? उसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या आ गए? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर TRANSISTO, ट्रांजिस्टर्स आ गए। अब ट्रांजिस्टर्स क्या थे? छोटे छोटे आपके इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें आपकी 2 पिन होती थी और वो पिन क्या करती थी? वही आपका डाटा का प्रोसेस करने का काम करती थी। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये एक तो इनका साइज जो है इससे काफ़ी छोटा हो गया। तो कहने का मतलब जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले उनका साइज़ जो है
रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के साथ साथ इसमें क्या आई, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मतलब मैग्नेटिक आपकी जैसे टेप्स थी तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आई जिसमें आपको डाटा को स्टोर करके रखा जाने लगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरी चीज़ आई आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस। देखो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं कुछ, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो आपका कंप्यूटर अपने लिए रखता है, अपने जो हमने यूज़र ने डाटा एंटर किया, कंप्यूटर ने उसको मशीन लैंग्वेज में समझा। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज में उसको नहीं समझेगा, वो क्या करेगा, उसकी अपनी लैंग्वेज है जिसमें वो उस डाटा को समझेगा। हमने जो लैंग्वेज एंटर की वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। यूज़र जो इनपुट करता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। और जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो वो कौन सी, उसको किस फॉर्म में चेंज करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। और वही मशीन लैंग्वेज आपकी क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, मशीन लैंग्वेज या पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रैन। कुछ एग्जांपल्स हैं ये हाई लेवल और लो लेवल के, वो मैं आपको अभी नोट कराऊंगा। तो उसमें आपको देखना है कि कौन सी हाई है कौन सी लो है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें कौन सा आपका यूज़ हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट वाले में आप एग्जांपल लिख सकते हो एनियक, कंप्यूटर के एग्जांपल एनियक और यूनिवैक। देखो 1950s में एनियक आया, 1951 में यूनिवैक आ गया था। ठीक है, और ये कब से कब का था, 1940 से 56 का था। और जैसे मैंने पहले आपको एनियक और यूनिवैक के में बताया था तो ये 1950 में आया था, ये 1951 में आया था। तो ये कौन सी जनरेशन आ गई, इसकी फर्स्ट जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके दोनों आ गई। ठीक है, तो एनियक की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऐसे ही यूनिवैक की क्या होगी, यूनिवर्सल कंप्यूटर। यूनिवैक की क्या होगी, यूनिवर्सल कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी क्या होगी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सॉरी। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर देख लिया। ट्रांजिस्टर के बाद हम इसमें देखेंगे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स में है PDP-8, ये मशीन्स के नाम है, PDP-8 और IBM 1401, IBM 1401, ये मशीन्स के नाम है। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि ये i3 कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, इसकी इतनी रैम है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन है, i3, i5, डुअल कोर, कोर टू डुओ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे आपकी क्या है, बढ़ती गई है। तो उस टाइम पे जो थी सेकंड जनरेशन के अंदर उसको नाम दिया गया था PDP-8 और IBM 1401। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद आती है आपकी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आपकी क्या आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड जनरेशन में क्या आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब, इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आईसी। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, आईसी स्टैंड्स फॉर, तो आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये किसके बने होते हैं, ये बेसिकली एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा यूज़ होता है उसमें, आपका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उससे मिलाकर हम ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में जो है हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आई। सर्किट मतलब एक ये चिप बेस्ड, एक ऐसे चिप्स आने लग गई जिसमें सारा प्रोग्रामिंग आपकी होती थी और सारा प्रोसेसिंग का काम कौन करते थे, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स करते थे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में आए। और इसमें कौन कौन से डिवाइस आए थे, इसमें आया NCR 395, NCR 395 और B6
500 और कौन सा आया B6 500। तो ये जो दो आपके मशीन्स हैं ये इस जनरेशन के अंदर आपकी यूज़ हुई थी। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो आई थी वो थी फोर्ट्रैन। इसमें जो लैंग्वेजेस आई थी वो कौन कौन सी आई थी आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, लैंग्वेज फोर्ट्रैन, कोबोल। देखो ये दो हाई लैंग्वेजेस इस थर्ड जनरेशन के अंदर आई थी। जैसे आजकल आपने नाम सुना होगा C++, जावा, आज की जनरेशन में जो लैंग्वेज आपकी चली हुई है। तो उस टाइम पे C++, जावा तो थी नहीं, तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, फोर्ट्रैन और कोबोल। फोर्ट्रैन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्ट्रैन में एब्रीविएशन के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि फोर्ट्रैन स्टैंड फॉर, ऑप्शन दे देता है, उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट जो बनेगी आपकी क्या बनेगी, फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बनेगी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्ट्रैन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये आपकी जो है किस में आई, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आई। ऐसे ही आपका फोर्थ जनरेशन जो थी वो कब आई, 1971 से प्रेजेंट। 1971 से प्रेजेंट आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके कौन सा डिवाइस यूज होने लग गया, इसमें आ गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या था, ये अभी आपकी एक इंटीग्रेटेड, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट था, ऐसे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। वो भी किसका बना हुआ था, सिलिकॉन का ही बना हुआ था, लेकिन इससे बेटर स्पीड इसकी हो गई और ये थोड़ा इससे एडवांस टेक्नोलॉजी हुई। माइक्रो यानी छोटा। ठीक है, देखो सर्किट ये भी था और माइक्रो प्रोसेसर ये भी एक सर्किट ही है, लेकिन इसका साइज जो है रिड्यूस हो गया, कौन सी, थर्ड जनरेशन से। तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर। और इसकी स्पीड भी बढ़ गई, इसकी कैलकुलेटिंग जो स्पीड्स हैं ऊपर से नीचे आपकी क्या है, बढ़ती जा रही हैं। इसकी सबसे कम थी, इसकी इससे ज़्यादा हुई, फिर इसकी बढ़ी और लास्ट में फोर्थ जनरेशन में आते हुए माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड और ज़्यादा होगी। तो स्पीड्स की अगर बात करें तो स्पीड्स में हम देखेंगे कि इसकी स्पीड जो है 10 पिको सेकेंड, इसकी स्पीड क्या थी, 10 पिको सेकेंड। ठीक है, 10 पिको सेकेंड इसकी थी। 100 नैनो सेकेंड्स इसकी है, इसकी क्या है, 100 नैनो सेकेंड्स। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो क्या है, 100 नैनो सेकेंड, 100 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसकी क्या है, 10 माइक्रो सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब्स की किस में थी, 333 माइक्रो सेकेंड्स, इसकी 333 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, देखो यहाँ 333 है, 333 से ये किस पे आ गया, 10, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा डाटा प्रोसेस करना। तो यहाँ इसकी स्पीड बढ़ गई। फिर माइक्रो के बाद आया नैनो, माइक्रो से भी छोटा किस में आ गया, नैनो में। और 100 नैनो सेकेंड्स जो है वो इसकी स्पीड थी, किसकी, आईसी की। अब आईसी के बाद जो आया माइक्रो प्रोसेसर, उसकी आ गई नैनो से भी कम, वो कौन सी है, पिको। तो 10 पिको सेकेंड्स इसकी स्पीड जो है फोर्थ जनरेशन में आई थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट स्पीड। क्वेश्चन में दे देगा माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, इनमें से कौन सा है ऐसा है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो कौन सी टर्म, पिको सेकेंड वाली जो टर्म है उसकी स्पीड इन तीनों में सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, पिको के बाद आपकी करंट जो है उसमें भी आपका लगभग यही चल रहा है। अब तो नैनो के बाद पिको और पिको के बाद अभी करंट में जो है वो पिको पे ही आपका सिस्टम चला हुआ है। तो इसमें जो लैंग्वेज थी वो थी पास्कल, कोबोल और फोर्ट्रैन।
फोर्थ जनरेशन में कौन कौन थी? पास्कल। इसकी लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? पास्कल और फोर्ट्रैन 4। फोर्ट्रैन 4 देखो ये नॉर्मल फोर्ट्रैन है, ये क्या है? फोर्ट्रैन 4। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फोर्ट्रैन जो किस में थी? थर्ड जनरेशन में थी। और अगर फोर्ट्रैन 4 की बात करते हैं तो वो आपकी कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन है। और फोर्थ जनरेशन में कहीं ना कहीं आपकी जो हम करंट में यूज़ कर रहे हैं 1971 से लेकर प्रेजेंट की बात कर रहा है। आज जो हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पीसी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फोर्थ जनरेशन की उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन आपकी कौन सी है? प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, तो इसमें आपका जो डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है? किस पे बेस्ड है वो? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पे। किस पे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसमें जो है आपकी स्पीड क्या है? इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड। इसमें कौन से प्रोसेसर आए थे स्टार्टिंग में? इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें सबसे पहले आए। और धीरे धीरे अब कौन सी जनरेशन आ रही है उसकी? जैसे आपकी i3 है, i5 है, i7 है। ठीक है। इनसे i सीरीज से पहले आपके कोर 2 डुओ था, कोर 2 डुओ से पहले आपका ड्यूअल कोर था। तो ये सारे क्या हैं? इसकी स्पीड, फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आए उनकी स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखी, मेन बातें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है, फोर्थ जनरेशन में आपका पास्कल, फोर्ट्रॉन, ये तो आपकी लैंग्वेज हो गई। इसके बाद इसमें इंटेल की चिप आई थी। इसी में इंटेल की चिप आई थी आपकी 4004। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इंटेल 4004। ये क्या है? एक इंटेल 4004 चिप है जो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी। ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ जनरेशन जो आई है इसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। एक टाइम पे कई काम हम कर सकते हैं, जो कि इनसे पहले किसी भी फील्ड में आपका अवेलेबल, किसी भी जनरेशन में आपकी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। तो आप देखते हैं कई बार हम बैकग्राउंड में सॉन्ग चला लिया, दूसरे में आपने कोई वीडियो या आपका कुछ कंप्यूटर का जैसे टाइपिंग वर्क कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर आपने कोई तीसरी विंडो ओपन की हुई है, उसमें आपने नेट को ओपन किया हुआ है। तो एक टाइम पर मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग आपकी चलती रहती है इसमें। ठीक है। तो वो किसकी वजह से है? आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे क्या है? आपकी सिस्टम की जो है स्पीड बढ़ गई है। तो आपको पता नहीं लगता, आप मल्टी काम जो हैं एक ही टाइम पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। वो सारा किसकी वजह से है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें जो आपके प्रोसेसर्स हैं वो हाई स्पीड्स के प्रोसेसर हैं, जो पता नहीं लगने देते कि आप एक टाइम पर मल्टीपल काम कर रहे हैं। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है सारे काम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, थाउजेंड्स पार्ट्स ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में किसी भी काम को कर देता है। और हमें ऐसा लगता है कि वो काम जो है साथ साथ दिखाई देते हैं, कि सारे काम साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में साथ साथ नहीं हो रहे होते। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो फिफ्थ जनरेशन में आपका VLSI टेक्नोलॉजी आ गई। और इसमें जो है पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें क्या आई? पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ इसमें आपकी आई AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन इसमें कई बार आया है कि AI आपकी कौन सी जनरेशन में आया? तो आपका AI जो है आपकी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरा इसमें दे सकते हैं आप रोबोटिक्स। जो रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी है वो भी आपकी किस में आई है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आई है। आपने देखा होगा आजकल ऑटो पायलट, जैसे ऑटो पायलट ट्रेन है, ऑटो पायलट आपके एरोप्लेन है,
तो वो किस पे बेस्ड हैं? एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। किस पर बेस्ड हैं? एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। और रोबोटिक्स में आपके जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रोबोटिक्स की मदद से आपकी, जैसे मान लो कार की आपकी फैक्ट्री है, तो उसमें जितना भी असेंबलिंग का काम है वो रोबोट्स की मदद से होता है। तो वो सारा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी वो किसकी है? 5th जनरेशन की आपकी है। तो इसमें से भी क्वेश्चन कई बार इनसे ही क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि फोर्ट्रैन आपकी कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है, रोबोटिक्स आपकी कौन सी जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ है, और एनियक यूनिवेक कंप्यूटर आपकी कौन सी जनरेशन में है। मतलब कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर आपकी कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ, VLSI टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में आई, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से देख लेने हैं। ठीक है, तो ये था आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन। और बाकी जो है हम वीडियोस के साथ जो हम डिस्कस करेंगे MCQ उसमें कवर करेंगे। तो तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में अभी हम देखेंगे कि इसमें 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन के अंडर। तो पहला है बेस्ड ऑन साइज, दूसरा है बेस्ड ऑन वर्क, तीसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। तो कंप्यूटर को 3 तरह से इन्होंने डिवाइड किया है, कंप्यूटर की 3 कैटेगरी बनाई है। तो 1 बाय 1 देखेंगे हम किस कैटेगरी में कौन सा कंप्यूटर है और क्या उसकी वर्किंग है और कौन सी फील्ड में उसका यूज़ होता है। तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ में पूछ लेंगे कि बेस्ड ऑन साइज़ आपका कौन सा है, इसमें ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अगर आपको बेस्ड ऑन साइज़ पूछा है तो आपको बेस्ड ऑन साइज़ कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि किस में कौन से कंप्यूटर आते हैं। देखो, बेस्ड ऑन साइज़ की बात करें तो बेस्ड ऑन साइज़ जो है इसमें हमारे 4 कंप्यूटर आते हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी, थर्ड है मेन फ्रेम, फोर्थ है सुपर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइज क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो बेस्ड ऑन साइज में आपके ये 4 कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखेंगे हम। बेस्ड ऑन साइज में पहला माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आजकल जो हम होम में यूज़ जितने भी पीसी कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे हम होम में जिसे डेस्कटॉप बोलते हैं, वो सारे कंप्यूटर किसके अंदर आते हैं आपकी कैटेगरी में? माइक्रो कंप्यूटर, अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको समझना है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में कि क्वेश्चन आ जाएगा कि डेस्कटॉप पीसी किसका एग्जाम्पल है, और ऑप्शन में दे देगा माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा। तो आपका लैपटॉप क्या है? इजी टू कैरी है। ऐसे ही आपका अगर घर में सिस्टम है तो वो भी आपका एक माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, आप कहीं पर उसको लेकर जाना चाहते हैं तो आप इजीली उसको भी ले जा सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आपके जितने होम पीसी हैं और आप ये लैपटॉप्स हैं, ये सारे किस कैटेगरी के अंदर आ गए? आपके माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, दूसरा है मिनी कंप्यूटर। इसमें एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। इसमें आपका आ गया डेस्कटॉप और दूसरा आ गया लैपटॉप। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स आप माइक्रो कंप्यूटर में दे सकते हैं। फिर आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर आपके क्या होते हैं? मेनली सर्वर बेस्ड कंप्यूटर होते हैं। जैसे मान लो कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है
5 मंजिल की है या मान लो किसी में 5 फ्लोर हैं, तो उसमें मेनली आपका मिनी कंप्यूटर उसको क्या करता है, मान लो यहाँ पर 20 सिस्टम लगे हैं और आपको एक कंप्यूटर को उसका सर्वर बनाना है ताकि वो 20 सिस्टम्स को मैनेज कर सके। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर क्या करेगा, उसमें एक सर्वर का काम करेगा। क्या करेगा, एक सर्वर का काम करेगा जो बाकी सभी कंप्यूटर्स को मैनेज करके रखेगा। ठीक है, और किस कंप्यूटर पे यूज़र क्या काम कर रहा है वो सारा मैनेजमेंट उस सर्वर के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये मिनी कंप्यूटर में आपका मेनली क्या है, ये सर्वर बेस्ड, मेनली क्या है, ये सर्वर बेस्ड। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर में अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं IBM 17 और PDP 11। कई बार क्वेश्चन आता है, मिनी में आपको लिख सकते हैं IBM 17 और PDP 11। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू आपका राइज हो जाता है। तो PDP 11 कौन सी कैटेगरी का कंप्यूटर है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए PDP 11 कौन सी का है, मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी का आपका कंप्यूटर है PDP 11। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी रेलवे है, रेलवे आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द कंट्री आपका इसका नेटवर्क है। ठीक है, तो रेलवे के अंदर जो उनका पूरा नेटवर्क है, जैसे मान लो किसी को टिकट लेना है या टिकट बुकिंग करना है, तो उसके लिए क्या है, आप घर बैठ के कहीं से भी आपका ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं या रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो वो जो सारा काम हो रहा है तो वो किस पर हो रहा है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, उनका अपना एक पूरा सर्वर टाइप, जैसे ये मिनी क्या है, ये एक छोटे से लोकल एरिया के लिए मिनी, लेकिन मेन फ्रेम क्या है, आपका बहुत बड़े नेटवर्क में काम आने वाले कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्पीड्स भी काफ़ी हाई होती है, और ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को एज ए उनके क्लाइंट के रूप में सर्विसेज देता है। मेन फ्रेम क्या है, एक सर्वर की तरह काम करेगा और उनके जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं वहाँ से वो यूज़र अपने डाटा को या कोई भी बुकिंग जैसे करना चाहता है तो वो बुकिंग कर सकता है, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग कहाँ से होगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर से होगी। और ये भी काफ़ी अपने आप में बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, पूरा सर्वर रूम टाइप कंप्यूटर होते हैं जिसमें डाटा उसका पूरा स्टोर रहता है। तो मेन फ्रेम का एग्जांपल्स में कई बार आता है कि अगर रेलवे बुकिंग में कौन से कंप्यूटर यूज़ होते हैं या रेलवे रिजर्वेशन में विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके इस टाइप से उसमें रेलवे रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं। तो ये जो है आपका रेलवे रिजर्वेशन में भी यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और कहाँ पर यूज़ होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे इसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है, और या एयरलाइन टिकट्स, तो इस टाइप्स के जो भी एग्जाम्पल हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर में आएंगे। इसके बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मेनली क्या है, ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इतने हाई स्पीड कंप्यूटर हैं जो कि आपके नॉर्मल हाउस होल्ड में तो इनका कोई यूज़ नहीं है, ना ही कंपनीज़ वगैरह में कोई इसका यूज़ है, ना ऑफिस में इसका यूज़ होता है। मेनली इसका यूज़ होता है आपकी जैसे वेदर फोरकास्टिंग में, जैसे आपका मौसम विभाग है तो आपको डेली टेम्परेचर बताता है कि आज इतना टेम्परेचर रहेगा, आज मौसम जो है
बारिश वाला रहेगा या आज पूरे दिन धूप खिली हुई होगी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट होती है, किसकी मदद से वो सारी इतनी कैलकुलेशंस होती हैं जिससे हम आगे की प्रेडिक्शन करते हैं। तो वो सारे कैसे कंप्यूटर हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। जैसे टेक्नोलॉजी की फील्ड में जैसे आपके DRDO है, उसमें रिसर्च का काम जितना चलता है, आर्मी में जितनी रिसर्च होती हैं, तो वो सारे रिसर्च में जितना यूज़ होता है वो किस में होता है, सुपर कंप्यूटर्स। इनकी स्पीड्स जो है ह्यूज होती है, और स्पीड ह्यूज होने की वजह से ये जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपके यूज़ होने वाले कंप्यूटर हैं। तो इसमें जो एग्जांपल्स आप लिखेंगे वो लिख लें, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, और आपकी आर्मी की जितनी भी आर्मी की वेपन से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिसर्च होती हैं उसमें इसका सुपर कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज़, और मेमोरी भी जो है इनकी कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स इनकी ह्यूज होती है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं आपकी बेस्ड ऑन साइज़ आपके 4 टाइप के कंप्यूटर थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। इसके बाद करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। तो बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन वर्क में आपके 3 कंप्यूटर आएंगे। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन वर्क में आपके 3 तरह के कंप्यूटर आएंगे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, तो 1 बाय 1 हम इन्हें पढ़ेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर हम सबसे पहले देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर आप एग्जाम्पल के थ्रू लोगे अगर तो इजी रहेगा समझने में। जैसे आपने देखा है बाइक के अंदर स्पीड का मीटर होता है। बाइक के अंदर जो स्पीड वाला मीटर होता है, जो सुई आपकी निडल 0 से अप होती रहती है, 0, 10, 20, 30, 40 जो आपकी स्पीड को इंडिकेट करती है, तो वो सारा जो वर्किंग है वो किसकी है? एनालॉग कंप्यूटर। वो एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है जो आपके टायर की रोटेशन की स्पीड को मेज़र करते हुए आपकी निडल को इंक्रीज करता है, जिससे आपको पता लगता है कि हमारी बाइक की या हमारी स्कूटी की ये स्पीड है। तो वो जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या है? हमारे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? मैकेनिकल बेस्ड है। मैकेनिकल, जैसे पहिया रोटेट करेगा तो उसकी रोटेशन को वो मेज़र करता है और उसी अकॉर्डिंग आपकी जो निडल है वो क्या होती है? अप होती रहती है। तो ये जो कंप्यूटर हैं टोटली कैसे हैं? एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे ये स्पीडोमीटर है, हमने एग्जांपल दिया है, वो सारा एनालॉग कंप्यूटर में आएगा। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। कौन से होते हैं? जो डिजिटल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। जैसे आपके घर में हम पीसी यूज़ करते हैं, वो भी डिजिटल कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। कौन सा है? जो घर में हम डेस्कटॉप पीसी वगैरह यूज़ करते हैं वो भी हमारे सारे कैसे हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो एनालॉग में जैसे आपका स्पीडोमीटर, कौन सा? स्पीडोमीटर, जिसमें कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा है, उसकी वजह से हमको कुछ रिजल्ट आउटपुट के रूप में मिल रहा है, तो वो हमारे कौन से होंगे? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होंगे? जो हमारा घर का पीसी है, जो हम घर में काम करते हैं, सिस्टम जो हमारे हैं वो हमारे हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें आपका आ गया डेस्कटॉप पीसी। कौन सा? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को बोलते हैं।
ठीक है। तो डिजिटल में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, और डिजिटल में मैंने पहले बताया था जहाँ भी डिजिटल वर्ड आए तो इसका मतलब क्या है, 1 और 0 पे वो काम करेगा। और 1 और 0 हमारी कैसी डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स हैं। तो कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है। ठीक है। उसके बाद आपके आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर। ठीक है। जो एनालॉग प्लस डिजिटल की क्वालिटी जिसके अंदर है वो आपका कौन सा होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें आपकी जैसे हॉस्पिटल्स में आपकी जो मशीनरी है, जैसे ईसीजी मशीन है, ठीक है, ये जैसे ईसीजी मशीन, तो इसमें क्या होता है, पल्स वगैरह ये जनरेट करता है। जैसे किसी पेशेंट को उन्होंने वो मशीन लगाया और वो मशीन क्या करेगी, उसके जो बीट्स हैं उसको जनरेट कर देगी उसके सिग्नल्स में, और कौन से सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स में। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स जब जनरेट होंगे 0 1 की फॉर्म में, तो आपने देखा होगा जो उसका डिस्प्ले होता है ईसीजी का, उसमें हार्ट बीट की आपकी डॉट डॉट करके लाइनें इंक्रीज अप डाउन चलती रहती हैं। ठीक है। तो वो सारा जो सिस्टम है, वो सारे जो आपके कंप्यूटर्स हैं, वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही हैं। ठीक है। लेकिन वो डिज़ाइन स्पेशली किए गए हैं हाइब्रिड वे में, ताकि उसका एफिशिएंट यूज़ किया जा सके। तो बेस्ड ऑन वर्क के अंदर इसलिए आया, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमें कंप्यूटर यूज़ करना है, तो घर का जो पीसी है वो तो हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के लिए किसी काम का नहीं है। हाँ, उसकी स्लिप वगैरह तो आप काट सकते हो एंट्री के लिए, पेशेंट को दिखाने के लिए, लेकिन उसको चेक करने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आपको हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जस्ट एग्जांपल आपको पूछ लेंगे कि ये जो एग्जांपल है ये कौन से कंप्यूटर का है, एनालॉग का है, डिजिटल का है, हाइब्रिड का है। तो इसमें आपका एक तो ईसीजी आ गया, दूसरा आप लिख सकते हैं डायलिसिस। डायलिसिस वाली जो मशीन है वो भी इसका इसी का एग्जाम्पल है आपका। ठीक है। तो बेस्ड ऑन वर्क आपके ये 3 टाइप हैं। अब बेस्ड ऑन वर्क के बाद आपकी आती है बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन पर्पस आपके 2 तरह के कंप्यूटर हैं। बेस्ड ऑन पर्पस आपके कौन से हैं, 2 टाइप के कंप्यूटर हैं। अब 1 बाय 1 देखते हैं वो क्या है। बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस में हमारे 2 टाइप हैं। फर्स्ट है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, और दूसरा है स्पेशल पर्पस। फर्स्ट कौन सा है, जनरल पर्पस, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल में फर्स्ट आपका जनरल पर्पस, सेकंड स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस में कौन से कंप्यूटर आते हैं, जैसे आप घर में लाए हो अपने लिए पीसी, मान लो किसी को फोटोग्राफी का काम करना है, तो वो घर में आपका कैसा पीसी लेके आएगा, डेस्कटॉप वाला पीसी लाएगा। जस्ट उसमें अपने अकॉर्डिंग उसकी रैम बढ़ा लेगा, उसका ग्राफिक कार्ड बढ़ा लेगा, उसकी हार्ड डिस्क मेमोरी बढ़ा देगा। तो ये क्या है, ये सारे कंप्यूटर जो हैं हमारे, जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जनरल पर्पस के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। नॉर्मली जो हम होम बेस्ड पीसी हमारे हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, जनरल पर्पस के अंदर आते हैं। ठीक है। जैसे किसी को कैलकुलेशन का काम करना है या डाटाबेस के ऊपर काम करना है, तो वो आपके किस में आ जाएंगे, डाटाबेस, कैलकुलेशन। ये इधर कट रहा होगा शायद, नीचे लिख देता हूँ, डाटाबेस और आपका कैलकुलेशन। तो जनरल पर्पस जैसे डाटाबेस, डाटाबेस क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, उसमें कंपनी ने मान लो
किसी एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ का ही रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। मान लो उसके 1000 एम्प्लॉय है, तो 1000 एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है उन्होंने अपने में मैनेज करके रखा हुआ है। तो वो जो डाटा है वो हमारा डाटा जो क्या कहलाता है, एक डाटा बेस के अंदर रखा जाता है, ताकि उसको ईजिली उसमें कोई चेंजेस करने हो, कोई डिटेल हमें लेनी हो, किसी भी तरह का कोई फाइल उससे निकालनी हो, तो वो सारा काम किस में होता है, हमारा एक डाटाबेस बना देते हैं उसका, और वहाँ से हम उन फाइल्स को ईजिली ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर डाटाबेस का काम करना है किसी कंपनी में तो डाटाबेस का टाइप होगा जनरल पर्पस। अगर किसी ने कैलकुलेशन का ही काम करना है तो वो कैलकुलेशन का उसमें जनरल पर्पस उसका यूज़ होगा, ठीक है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसा जिसका यूज़ है, किसी का फोटोग्राफी का यूज़ है तो उसका जनरल पर्पस क्या है, उसकी फ़ोटोग्राफी, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बेस्ड ऑन पर्पस। जिसका जैसा पर्पस है करने का वो वैसे ही उसको यूज़ कर सकता है। अब स्पेशल पर्पस में क्या होगा, स्पेशल पर्पस में हम देखेंगे जैसे आपने जैसे देखा होगा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा कई बार ऑटो पायलट लैंडिंग कराते हैं। ऑटो पायलट लैंडिंग मतलब आपने जस्ट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि हमें ऑटो लैंडिंग करानी है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर खुद जज करेगा कि मेरे प्लेन की स्पीड कितनी है, वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, लैंडिंग कब किस पोजीशन में उसको करनी है। तो वो सारा क्या है, ऑटो, उसमें सब कुछ ऑटो जनरेट, ऑटो करता है काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है। तो वो सारे कंप्यूटर क्या किसके अंदर आते हैं, स्पेशल पर्पस, जिनका कोई स्पेशलाइज्ड काम है। अगर किसी को लैंडिंग करानी है तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी है वो स्पेशल लैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो स्पेशल पर्पस होते हैं। तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप, एयरप्लेन लैंडिंग, ठीक है, एयरप्लेन की लैंडिंग इसमें डाल सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल्स अगर लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं आपके जितने मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया से आपका मल्टीमीडिया कंप्यूटर, दूसरा एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं मल्टीमीडिया कंप्यूटर। मल्टीमीडिया कंप्यूटर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर मतलब कि आपके जितने भी मल्टीमीडिया से रिलेटेड, जैसे आपकी एनिमेशंस वगैरह, जितने भी एनिमेशंस का यूज़ होता है तो वो किसका काम है, सारा मल्टीमीडिया का काम है, ठीक है। तो वो स्पेशली एनिमेशन के लिए कोई यूज़ कर रहा है तो वो सारा के क्या उसका क्या है, स्पेशल पर्पस है। तो सारा ये स्पेशल पर्पस में एनिमेशंस और मल्टीमीडिया ये सारे उसके अंदर आपके आएंगे। तो ये जो है आपकी मेनली क्लासिफिकेशन होगी बेस्ड ऑन साइज, वर्क और पर्पस। और हमने तीनों के अंदर जो जो इस कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर्स आते थे वो सारे हमने डिफाइन किए विद एग्जांपल्स। बाकी इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने MCQ के सेक्शन में जब वो हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपका कंटेंट, जो भी हमने पढ़ाया है, जितने भी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट के बारे में बताया, जितना भी इस वीडियो के अंदर हमने सिलेबस कवर किया है उसी पे बेस्ड MCQ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, तो जल्दी से आंसर करें। The word computer has been derived from which of the following language? तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, हमारा लैटिन लैंग्वेज से आया है। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा लैटिन लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, IC इज मेड अप ऑफ, IC क्या है आपकी, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किससे मिलकर बना है, वो आपका बना है ट्रांजिस्टर से। किससे,
ट्रांजिस्टर से। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर है। और ये मैंने उसमें कराया था आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। तो उसी से मिलकर आपकी क्या बनी फिर? आईसीज बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको नोट कराई थी, तो मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था? ध्यान करो, क्या हो सकता है ऑप्शन? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स में जो है आपकी कैलकुलेशंस होती थी कौन सी? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके थोड़ा सा याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने वाला कुछ है नहीं। जैसे मैंने हिस्ट्री में भी बता दिया है, तो आप एक बार वहाँ पर जैसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जब दोबारा देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमने नहीं पढ़े थे ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको देख लेने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। देखो ऑप्शन इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो इनपुट तो यूज़र कराता है तो इनपुट भी होगा, आउटपुट कंप्यूटर हमें रिटर्न में देता है तो आउटपुट भी होगा। उसके बाद है थिंकिंग। थिंकिंग का कुछ ऐसा एज सच हमने ना तो कहीं सुना है, ना ऐसा एज सच नहीं होता। थिंकिंग की जगह वर्ड होता है प्रोसेस। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। जो भी यूज़र उसमें डाटा एंटर करता है, कंप्यूटर उस पर क्या है? अपनी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो थिंकिंग यहाँ पर इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन जैसे इसमें स्टोरेज दिया गया है तो स्टोरेज भी कंप्यूटर की अपनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट डेनिस रिची, सेकंड नेपियर, थर्ड चार्ल्स बेबेज, फोर्थ एलन ट्यूरिंग। ठीक है, और फिफ्थ है आपका ग्रेस होपर्स। तो इसमें कौन सा आपका आंसर रहेगा? जल्दी से देख के बताएं। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा गया है सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो आपका आंसर इसमें फिर चेंज हो जाता। फिर क्या आता आपका आंसर? फिर इसमें आपका आंसर आता फोर्थ, जो कि आपका एलन ट्यूरिंग। लेकिन अभी इसमें पूछा है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या किया था? एक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था उसने। कौन सी लैंग्वेज? सी और C++। ये आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय या C++ लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। तो इन दोनों के बारे में बताएंगे किसने इनको डेवलप किया है। क्वेश्चन ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे मुझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? उसमें कौन सी हुई थी? मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में आपकी कौन सी हुई थी? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो क्योंकि जब फर्स्ट जनरेशन आपकी आई थी तो उससे पहले एज सच कोई लैंग्वेजेस थी नहीं, ना तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी, ना ही आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज थी ही नहीं। डिजिटल फॉर्म में डाटा उसमें जाता नहीं था। तो जो आपका फर्स्ट जनरेशन आया उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ठीक है,
आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्टेस्ट भी है, बिगेस्ट भी है और एक्सपेंसिव भी है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नोटबुक। नोटबुक जो है हमारी जस्ट लाइक क्या होती हैं, लैपटॉप की तरह ही होती हैं। और पर्सनल कंप्यूटर हमारे घर के पीसी जो हैं वो भी इतने साइज़ में बड़े नहीं होते, ना ही इतने सुपर फास्ट होते हैं, जस्ट लाइक सुपर कंप्यूटर्स। हमें पता है कि सुपर कंप्यूटर जो हैं सबसे फास्टेस्ट होते हैं और साइज़ में भी बड़े होते हैं और कैलकुलेशन में भी फास्ट होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका, सुपर कंप्यूटर। बाकी जो एग्जांपल हैं वो सारे लैपटॉप, पीडीए, ये सारे कैसे हैं आपके डे टू डे यूज़ में, नॉर्मल जो आपके घर में यूज़ होते हैं वो सारे आपके कंप्यूटर हैं जो आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कैटेगरीज कराई थी बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन वर्क, तो उसमें ही आपके ये सारे लैपटॉप, पीडीए, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे किस में आते हैं, आपकी माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, जो कंप्यूटर का साइज़ था किस जनरेशन में सबसे बड़ा था। तो सिंपल है इसका आंसर, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ जो है सबसे बड़ा था, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो कि आपके डाटा को प्रोसेस करती थी। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब से मिलकर वो आपका सिस्टम बना हुआ था और काफ़ी रूम साइज़ जितने बड़े वो सिस्टम्स होते थे। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, तो ये मैंने अभी बताया है आपको, वैक्यूम ट्यूब्स उसके अंदर यूज़ होती थी। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट एबाकस के बारे में। ठीक है, एबाकस के बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। एबाकस कैन परफॉर्म, जो एबाकस जो हमारा क्या था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो 16th सेंचुरी में आया था। तो वो कैसा था, क्या क्या काम करता था, वो सिर्फ दो ही फंक्शन करता था, मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पास्कलिन, एक क्वेश्चन आता है, पास्कलिन इज आल्सो नोन बाय, पास्कलिन इज आल्सो नोन बाय। तो इसमें ऑप्शन है आपके एबाकस, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन, डिफरेंस मशीन और नन ऑफ द अबव। तो पास्कलिन क्या है, ये आपका क्या है, एक एडिंग मशीन है। पास्कलिन क्या है, एक एडिंग मशीन है। पास्कलिन क्या है, एक मशीन जो एडिशन का काम करती है। और ये क्या है, एबाकस के बाद आया था। सबसे पहले एबाकस आया, उसके बाद में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो पास्कलिन हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप यानी आपकी जो आईसी है, जो किससे बनी, आपकी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। तो ये किसने डेवलप की थी, बताएं जल्दी से। फर्स्ट है रॉबर्ट नायक, सेकंड सी बैबेज, थर्ड जे.एस. किल्बी, फोर्थ सी.वी. रमन और फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है जे.एस. किल्बी। क्या है, जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड चिप्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था। और ये इंटीग्रेटेड चिप्स में क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर। क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर। ये मैंने जब जनरेशन पढ़ाई थी तब भी आपको बताया है। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी जनरेशन का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन देख के बताएं आंसर जल्दी से। कौन सी जनरेशन का आंसर है वो, फिफ्थ जनरेशन। लास्ट जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी जैसे ऑटो पायलट की इंटेलिजेंस है वो किस में आई, एआई में ही आई। तो वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन सा होगा, क्रे 1। कौन सा होगा,
क्रे 1 जो है हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और क्रे 1 के बाद जो परम है, परम क्या है, वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। क्रे 1 जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सुपर कंप्यूटर पहला बना था वो कौन सा था, परम, ठीक है। और तियाने 2 भी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। तियाने 2 ये है चाइना का, ये है चाइना ने सुपर कंप्यूटर बनाया था अराउंड 2012 के आसपास, तो ये भी वहाँ का सुपर कंप्यूटर था। लेकिन इसमें फर्स्ट की बात की है तो आंसर हमारा हो जाएगा क्रे 1, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो मैंने जैसे अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा होगा, ऑप्शन परम, सिद्धार्थ, IBM 370, क्रे 1, नन ऑफ दिस। तो जैसे मैंने बताया था परम जो था हमारा कैसा था, सुपर कंप्यूटर था। सेकंड है सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जो है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है पहला कंप्यूटर, वो कौन सा है, सिद्धार्थ। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो फिर कौन सा हो जाएगा, परम। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड, यानी सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था हमारा, यूनिवैक। मैंने यूनिवैक के बारे में आपको बताया था, यूनिवैक की फुल फॉर्म भी आपको लिख कर बताई थी मैंने वीडियो में। तो आप बताएं कौन सा है इसमें फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हिंट भी मैंने आपको दे दिया। इसका आंसर कौन सा रहेगा, यूनिवैक, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म क्या थी इसकी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। ऐसे ही एडवैक क्या है, एडवैक हमारा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये तो क्या था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। एडवैक के बाद आपका कौन सा आ गया था, यूनिवैक। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, वो किससे बनी होती है, ऑप्शन क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन, नन ऑफ दिस। तो टॉपिक जब मैंने कराया तो कई बार मैंने इस वर्ड का यूज़ किया था। तो आंसर इसका आपका क्या रहेगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है, सिलिकॉन। तो हमारे जितने भी आईसीज जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए, तो वो सारा किससे बना होता है, सिलिकॉन मटेरियल से। और सिलिकॉन आपका क्या है, एक सेमी कंडक्टर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सिलिकॉन इज ए, उसमें ऑप्शन में कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, इस टाइप से ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड। तो कौन सी है फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, जल्दी से बताएं। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है हमारी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज,
तो हमारी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 जो है फोर्ट्रैन। और फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी कौन सी है, फोर्ट्रैन, जो आपकी किस ईयर में आई थी, 1956 के अंदर आपकी आई थी। ठीक है, 1956 में आपकी फोर्ट्रैन आई थी। और जो बेसिक है, ये बेसिक भी आपकी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये 1964 में आपकी आई थी। बेसिक जो आई थी आपकी 1964 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रैन। एफ जैसे फोर्ट्रैन का एफ यानी फर्स्ट, तो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रैन। इस तरह से हिंट से भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, पास्कल जो है वो आपकी आई थी 1970s में। ठीक है, और कोबोल जो आई थी वो आपकी आई थी 1959 में। कोबोल जो थी वो आपकी डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हुई थी। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो फुली एक लैंग्वेज बनी थी वो कौन सी थी, फोर्ट्रैन, जो 1956 में आई थी। और यही आपका आंसर। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, एलन ट्यूरिंग, नन ऑफ दीज। देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। एलन ट्यूरिंग का मैंने पहले आपको बताया है, ये मॉडर्न कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। और डेनिस रिची ने लैंग्वेज बनाई थी। कौन सी लैंग्वेज बनाई थी वो आपको कमेंट सेक्शन में, मैंने पहले भी एक ऑप्शन में बोला था कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आप उसका नाम बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो टैबलेट पीसी क्या है, पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट पीसी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो टैबलेट पीसी किसकी कैटेगरी में आ गया, माइक्रो कंप्यूटर में या सुपर कंप्यूटर में या मिनी कंप्यूटर में या फिर मेन फ्रेम में। तो आपको पता है होम बेस्ड जितने भी कंप्यूटर थे वो सारे किस कैटेगरी में आए थे, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। तो फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या तो बैंक में या फिर एसएससी के किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, रिलेटेड टू द टॉपिक विच आई हैव टॉट यू अर्लियर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन करने हैं कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर। कॉस्टलियर मतलब इनमें से कौन सा जो है वो आपका एक कॉस्टली है। कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन से कंप्यूटर जो हैं वो कॉस्टली हैं। और ऑप्शन में आपका है सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और मेन फ्रेम। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में कोई भेजे। देखो, सर्वर मैंने आपको बताया था कि सर्वर किसके अंदर था, मिनी कंप्यूटर भी नॉर्मली हम सर्वर के रूप में उनका यूज़ करते थे। ठीक है, तो सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से हैं, माइक्रो, उसके बाद है मिनी, फिर आया मेन फ्रेम, और उसके बाद क्या आए, सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़े क्या हो गए, सुपर, उससे छोटे मेन फ्रेम। तो ऑप्शन में कौन सा दिया है, सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर यानी आपके माइक्रो कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो ये ऑप्शन नंबर 2, 3, 4
ये तो आपके किसके एग्जाम्पल है, माइक्रो कंप्यूटर के। और ऑप्शन 1 किसका है, मिनी कंप्यूटर का। और 5th ऑप्शन आपको मेन फ्रेम दिया, तो बड़ा कौन सा हुआ, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, आपका कौन सा हुआ, मेन फ्रेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम में मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपके रेलवे टिकटिंग, रेलवे के अंदर जो टिकटिंग आप रिजर्वेशन कराते हैं वो सारा एक बड़ा नेटवर्क है। तो बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए सिस्टम भी उतना ही बड़ा और पावरफुल चाहिए, ठीक है। और स्पीड भी उतनी फास्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने टिकट बुक कर रहे हो, आपकी टिकट बुक ही नहीं हो रही है, आप 10 मिनट तक बैठे हो, आपका प्रोसेसिंग चल ही रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब जितने बड़े सिस्टम होंगे उनकी स्पीड भी उतनी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, मेन फ्रेम। और लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं इसमें, इस वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन आपका है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज। जो डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर हैं उनका दूसरा नाम क्या है। तो जस्ट पहले ही मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो आप देखें कौन सा आंसर इसका होगा। सुपर कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम, पेरिफेरल, इक्विपमेंट और माइक्रो कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर मैंने बताया था आपको कि ये सारे किसकी कैटेगरी हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी हैं। तो इसका 5th जो है आपका ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये कुछ MCQ कराए हैं, जो मैंने अभी आपको कंटेंट एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर, उसी पे बेस्ड आपके MCQ क्वेश्चन थे। और आशा करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी इजी वे में पढ़ाए हैं और इजी वे में आपको टॉपिक कराया, तो आपको समझ में आए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई उस बच्चे को फीडबैक के रूप में दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंटेंट एक बार में समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पुश करके दोबारा देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। ओके, बाय।